रखेंगे। कर सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति को वंदन करता हूँ, हो कामना सबकी पूरी, ये विनती मन ही मन आप म्यूट है क्या? जी नहीं सर, मेरी आवाज मेरी आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। कर सरस्वती को नमन प्रथम, गणपति को वंदन करता हूँ, हो कामना सबकी पूरी, ये विनती मन ही मन करता हूँ। घोर हृदय से विभोर भार, शत शत अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती के प्रांगण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से आभासी रूप से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाषा का छात्र नहीं हूँ, भूगोल का छात्र हूँ। प्रयत्न करूंगा कि हिंदी में भी बोलने का, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मैं संजीव शर्मा, सहायक निदेशक HRDC JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, आज के 3 पाठ्यक्रमों के संयुक्त इस वैलिडिक्टी सेशन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। परम श्रद्धेय माननीय उपकुलपति महोदय, प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट अतिथि महोदय, तीनों पाठ्यक्रम के आदरणीय समन्वयक महोदय, UGC मानव संसाधन केंद्र JNU के निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर, एवं आभासी रूप से जुड़े हुए समस्त भारत से विभिन्न कोनों से हमारे प्रतिभागी गण, इस 3 विभिन्न प्रकार के जो हमारे पाठ्यक्रम का आज समापन सत्र है, जिसमें से फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम जो 1 माह पूर्व आरंभ हुआ था, उस सबके समस्त प्रतिभागी, रिफ्रेशर कोर्स हिंदी जो तृतीय रिफ्रेशर कोर्स है हिंदी में, उस सबके समस्त प्रतिभागी, और प्रथम रिफ्रेशर कोर्स जो भारतीय भाषाएं साहित्य एवं संस्कृत अध्ययन में हुआ है, उस सब के प्रतिभागियों का मैं यहाँ पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम सबके बीच में ऐसे विद्वान अतिथि महोदय मौजूद हैं कि जो ये हमारे पाठ्यक्रम तीनों हुए हैं, अगर ऐसा मुझे लगता है कि कोई विषय अगर हमसे छूट गया हो तो आज वो संपूर्ण हो जाएगा। हम सबके बीच में हम सबके आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी सर हैं, आप सदस्य सचिव हैं इंदिरा गांधी नेशनल राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबके बीच में प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता सर हैं, आप निदेशक हैं भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। आप हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे गुरु भी रहे हैं शिमला में जब मैं भूगोल में था, और हिंदी में नहीं, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब में आपने जो है वो महारत हासिल की हुई है। मैं सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे लिए ये दिन और भी विशेष है, क्योंकि आज आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की भी जयंती है। उस सभी की भी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं, और जिन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कृतियों के स्वरूप समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया था, और उनका ये मानना भी था कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम के साथ वैदिक एजुकेशन को कैसे जोड़ा जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आज हमारे रिफ्रेशर कोर्स इन सब्जेक्ट और रिफ्रेशर कोर्स इंटरडिसिप्लिनरी, उन सभी का भी समापन हो गया है। जो हमारी यात्रा गत 6 माह से आरंभ हुई थी, आज उसका भी समापन है, और आज लगभग 24 विभिन्न पाठ्यक्रमों का भी हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। इसमें लगभग 950 के करीब विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया और सफलतापूर्वक इन कोर्सेज को पूरा किया, और लगभग 1000 के करीब विभिन्न रिसोर्स पर्सन भारत से ही नहीं लगती बल्कि विभिन्न अन्य देशों से भी ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे व्याख्यान दिया। लगभग 100 से अधिक वाइस चांसलर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के, राज्य विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन तथा शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए महान व्यक्तित्व ने यहाँ पर आके व्याख्यान दिया। इसी एक संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे निदेशक प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर, जो उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हम सब कार्यक्रम कर पाते हैं,
आप संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं और इससे पहले कुमायूं यूनिवर्सिटी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप बहुत ही सरल, सभ्य और सहज हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे आज के अतिथियों का एवं समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करें एवं अपना उद्घोषण हम सबके समक्ष रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुलपति महोदय भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार मैडम, एंड ओवर टू यू प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे सर। धन्यवाद डॉक्टर संजीव। आवाज आ रही है ना? जी सर। नमस्कार। HRDC के इस आभासी मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी अभी दिल्ली एवं देश के कुछ भागों में इंद्रदेव की कृपा हो गई है, वो प्रसन्न हो गए हैं। ग्रीष्म के कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। वे पग कुछ ठिठक से गए हैं और JNU की हवाओं में कुछ वासंतिक उत्फुल्लता महसूस हो रही है। इस वातावरण में आज ये, जैसा कि डॉक्टर संजीव ने बताया, 2 हमारे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और एक शिक्षक अभिप्रेरण कार्यक्रम FIP, इनका समापन हो रहा है। विगत कई सप्ताह पारस्परिक संवाद के रहे हैं। बौद्धिक खुराक बंटी है, हम सबको मिली है। आज तृप्ति तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ज्ञान में तृप्ति तो कभी होती नहीं, पिपासा बढ़ती ही है, किंतु कुछ संतुष्टि के साथ हम आज मिल रहे हैं। तो आज के इस समापन सत्र की श्री वृद्धि करने के लिए एवं हमारे जो ज्ञान तंतु हैं उनको झंकृत करने के लिए 3 विभूतियां हमारे मध्य हैं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्री मदोर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त है, जो भी प्रभाव उत्पादक सत्ता है, वह सब मेरे ही अंशभूत हैं, अर्थात मेरे रूप हैं। तो इस तरह से एक तो हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो सभी गुरु स्थानीय हैं, और दूसरे अपने ज्ञान गांभीर्य रूपी ऐश्वर्य से संपन्न है, इसलिए भगवदंश हैं। ऐसे हमारे बीच हैं। मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहता हूँ अपने विश्वविद्यालय के अभिभावक, हम सबकी प्रेरक शक्ति प्रोफेसर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का। मैंने गीता की जिन पंक्तियों का उल्लेख किया उसमें श्री शब्द आया हुआ है। श्री अर्थात शोभा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की शोभा ऊर्जित हो गई है, उनके आने से हवाओं में परिवर्तन की ताजगी का अनुभव होने लगा है। भारत की वैविध्यपूर्ण बहुभाषिक सांस्कृतिक एकात्मता का प्रतीक उनका स्वयं का जीवन है। तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सारी अस्मिताएं उनमें समाहित हैं। स्वागत है आपका अपने ही इस मंच पर। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के माननीय निदेशक तथा साहित्य जगत के शलाका पुरुष प्रोफेसर चमनलाल गुप्त का इस मंच पर स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता है। आपके वैदुष्य एवं आपकी वाणी का आस्वादन हमने अनेक अवसरों पर किया है। सुदीर्घ शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव से निःसृत आपका उद्बोधन हम सबके लिए पाथेय होगा, ऐसी आशा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव तथा भारतीय शिक्षण मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी का आभार पुरस्सर स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके प्रातिभ नेतृत्व में राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत बोध के नए प्रतिमान गढ़े हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का व्यापक फलक आपकी लेखनी एवं आपकी वक्तृता के माध्यम से उद्घाटित होता रहा है। आपकी सतत शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक यात्रा का कोई मध्यांतर मुझे नहीं दिखता, यद्यपि आपके बहुचर्चित कविता संग्रह का नाम ही मध्यांतर है। तीनों पाठ्यक्रमों के विद्वान एवं सुयोग्य समन्वयकों प्रोफेसर धनंजय सिंह, डॉक्टर गौतम कुमार झा, प्रोफेसर पूनम कुमारी, डॉक्टर मलखान सिंह, प्रोफेसर विनय कुमार राव, डॉक्टर अमित कुमार मिश्र एवं डॉक्टर तपन कुमार बिहारी, इनका स्वागत एवं अभिनंदन। वस्तुतः उनकी जो निष्ठा या जो उनका नैष्ठिक समन्वयन क्षमता है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। उन्होंने जिस तरह से संपूर्ण पाठ्यक्रमों की योजना बनाई
विषय विशेषज्ञों का चयन किया तथा प्रतिभागियों से निरंतर आत्मीयतापूर्ण संवाद बनाए रखा, उसके प्रति हम सभी आभारी हैं। अपने ऊर्जावान एवं कर्तव्यनिष्ठ सहायक निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा सहित सभी HRDC कर्मियों, विशेषकर गौरव जी, नेहा जी एवं ओम प्रकाश जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनकी लगन, जिनका अनुशासन एवं हमारे प्रत्येक पाठ्यक्रम में परिलक्षित होता है। देश के विभिन्न भागों से इस मंच पर उपस्थित लघु भारत का मैं JNU की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबने अपनी संपूर्ण गरिमा के साथ हमारा सहयोग किया है। उद्बोधन, जिज्ञासा, संवाद एवं संतुष्टि की परंपरा से भी बढ़ करके आप सबके बीच नवीन चिंतन के कुछ बीज पड़ गए हों, उसमें अंकुरण आरंभ हुआ हो, तो हमारा ये प्रयास कदाचित कुछ सफल माना जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन शोध, नवाचार, नवोन्मेष एवं नवीन तकनीकों पर बल देने के साथ साथ भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने को प्राथमिकता देती है। भाषा ज्ञान की संवाहक होने के साथ साथ मानवीय संवेदना को स्वर देती है। हमारे तीनों जो माननीय अतिथिगण हैं उसको वाणी देने वाले हैं। इसलिए जब भाषा का विकास बाधित होता है या अन्य भाषा उसके स्थान का अपहरण कर लेती है, तो संवेदना की अभिव्यक्ति मरने लगती है, साहित्य और संस्कृति विरूपित होने लगती है। भारत की भाषाएं यहाँ की विविधता में निहित एकता को स्वर देती रही हैं। सभी भाषाओं में प्रतिबिंबित संस्कृति एवं उसमें निबद्ध जो साहित्य है, जिस एकात्म भारत भाव का सृजन करते हैं, वह हमारे शास्त्रों में वर्णित मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, इसी का व्याख्यान है। यही एको हम बहुश्याम है। महान संगम साहित्य, एतु तोगई का विशाल काव्य साहित्य, तिरक्कुरल, शलपद्दिगारम, मणिमेगलई जैसे महान काव्य ग्रंथ, इनके बिना भारत के वैभव की सर्वांग कल्पना असंभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव जैसे महान राजवंशों की अखंड गाथा की उनकी जो अखंड गाथा है, वह भारत भूमि को भारत अर्थात ज्ञान या ऐश्वर्य से रत बनाती है। मणिप्रवाल साहित्य, पट्टुगीत, श्री बसवेश्वर एवं कुमार व्यास का साहित्य, महान कृष्ण देवराय की अमुक्तमाल्यदा, महान बांग्ला एवं उड़िया साहित्यकारों की रचनाओं के बिना भारत को समझना हमेशा एकांगी रहेगा। समस्त आचार्य परंपरा, हम सभी जानते हैं कि समस्त आचार्य परंपरा आद्य शंकराचार्य से लेकर के श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और श्रीपति पंडिताचार्य तक वो सब दक्षिण की रही है। तो वस्तुतः भारतीय साहित्य जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनादिकाल से आज तक सतत निर्बाध रचा जा रहा है, उसमें एक ही भारतीय मन प्रतिबिंबित होता है। किंतु विगत कई दशकों से इस एक भारतीय मन, इस एक भारतीय भाव को विखंडित करने का भी निरंतर प्रयास होता रहा है। भारतीय भाषाओं में संवाद की जगह विवाद और विभेद पैदा करने की निरंतर कोशिशें चलती रही हैं। आर्य द्रविड़ के छद्म विवाद को भाषाओं तक लाया गया है। देश के अखंड भाव को तोड़ने के लिए समाज की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उनको निरंतर उभारा गया। घाव उत्पन्न किए गए और उनमें नमक डालने का उपक्रम चलता रहा, वो चल ही रहा है। दुर्भाग्य ऐसा रहा है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य और संस्कृति को भी हम अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ते रहे हैं, तो फिर मिट्टी की सुगंध को कैसे अनुभव कर सकते हैं। आवश्यकता है पारस्परिक संवाद की, वो चाहे अनुवाद के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें और एक दूसरे के साहित्य को हृदयंगम करें। एक लाइन अंग्रेजी नहीं आती यह कह करके जो उत्तर भारतीय किसी को हेय दृष्टि से देखता है, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं को ही छोटा बना रहा होता है। कभी एक लाइन तमिल नहीं आती, एक लाइन मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, तेलुगु नहीं आती। जब इस वाक्य पर हम लज्जित होंगे, तभी भारतीय भाषाओं का पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव अपने स्वत्वबोध के साथ उस स्वत्वबोध को प्राप्त करेगा। पाणिनि, यास्क और भर्तृहरि का ऋणी नोम चॉम्स्की जब भाषा शास्त्री के रूप में संपूर्ण विश्व में समादृत होता है, किंतु पाणिनि या यास्क के प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता,
तो एक अध्येता एवं शिक्षक के रूप में हमारा दायित्व तो बनता ही है कि इस तरह की जो साहित्यिक या भाषा शास्त्रीय चोरी है उसको अनावृत किया जाए। भारतीय परंपरा आनो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतः की है। हमारे हृदय एवं मस्तिष्क दोनों खुले रहे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ रचते रहे, श्रेष्ठ ग्रहण करते रहे, श्रेष्ठ बांटते रहे। किंतु यह भी सत्य है कि इस श्रेष्ठ परंपरा को लांछित करने के भी प्रयास सर्वाधिक होते रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि साहित्य में कितने अंश को हमें साथ लेकर चलना है, जीवन की कौन सी दृष्टि वर्तमान और भविष्य के लिए उपयोगी है। प्रसिद्ध साहित्यकार निर्मल वर्मा ने भारतीय इतिहास दृष्टि की व्याख्या करते हुए लिखा था कि हम उतना ही अतीत अपने भीतर लेकर चलते हैं जितने की हमारे वर्तमान को आवश्यकता है। साहित्य में भी यही दृष्टि आवश्यक है। आप सबने यहाँ स्वयं के विचार, स्वयं की भावनाएं कई हफ्तों तक साझा की, कई सप्ताह तक एक दूसरे से जुड़े रहे। बहुत कुछ मिला होगा, हो सकता है कुछ अच्छा न भी लगा हो। जो अच्छा न लगा हो उसे हमारे पास छोड़ जाइएगा। स्मृतियों की जो रुचिकर गठरी है उसी को साथ ले जाइएगा। पुनः आप सबसे भेंट होगी। आप सबका पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पांडे सर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विनय कुमार रॉय, उनके साथ थे डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा जो स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज से हैं फैकल्टी, और डॉक्टर तपन कुमार बिहारी जो सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में फैकल्टी हैं। मेरा प्रोफेसर राव जो स्पेशल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रोफेसर हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, काइंडली शेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ योर कोर्स। ओवर टू यू प्रोफेसर राव। थैंक यू। धन्यवाद संजीव जी। परम आदरणीय श्रद्धेय कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय डॉक्टर शांतिश्री पंडित, श्रद्धेय चमनलाल गुप्ता जी, श्रद्धेय सच्चिदानंद जोशी जी और आदरणीय प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे जी, मैं हृदय से आप सबका अत्यंत आभारी हूं कि मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। जब इस कार्यक्रम के लिए मुझे प्रस्ताव दिया गया तो ये मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मुझे यह पहले बताया गया था कि शायद मुझे इतिहास विषय के रिफ्रेशर कोर्स का संचालन करना पड़े, लेकिन जब अभिविन्यास कार्यक्रम के बारे में बताया गया तो मेरी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो काफी बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे हम एक विषय की परिधि में सीमित न रहते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। लेकिन आदरणीय ब्रिजेश पांडे जी, तपन बिहारी जी और अमित मिश्रा जी के सहयोग से मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाए रखने में या सफलतापूर्ण संपूर्ण करने में सहायक हुआ। इसके लिए मैं हृदय से इन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और हृदय से सबसे ज्यादा आभारी हूं मैं HRD सेंटर की सुश्री नेहा जी का और गौरव जी का, जिनके समर्पण और सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संचालित नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम आभासी पटल पे कोई कार्यक्रम संचालित करते हैं तो कई चीजें हमारे नियंत्रण में रहती हैं। जैसा कि हमारे अभिविन्यास कार्यक्रम में जो लोग सहपाठी जो भी लोग सम्मिलित हुए उसमें गोवा से भी थे, केरल से भी थे, आसाम से भी थे, बंगाल से भी थे। तो इस जमाने में कि जब हर जगह जो है इंटरनेट नेटवर्क की सुविधा समान रूप से उपलब्ध नहीं है, ऐसे में गौरव जी ने जितनी सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित किया उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो पूरा समय नहीं दे पाया, लेकिन तपन जी और अमित जी हमेशा हमारे साथ रहे। एक बार तो स्थिति ये आई कि हमने अपने कार्यक्रम में एम्स के एक प्रोफेसर को निमंत्रित किया जिनका उत्तरदायित्व कोविड का संचालन पूरी तरह से भारत का अखिल भारतीय स्तर पे उन्होंने ही कोविड के नियंत्रण के लिए सरकारी तंत्र पे काम किया था, और वो हमारे पास शुक्रवार को उपस्थित नहीं हो पाया अचानक कुछ आपातकालीन कारणों से। तो मुझे याद है किस तरह मैंने तपन जी को कहा और तुरंत हम लोगों ने ये निर्णय किया कि जो मंडे को हमारा इंटरेक्शन कार्यक्रम होता था उसको हम फ्राइडे को ही कर लेते हैं, शुक्रवार को ही कर लेते हैं, और संजय राय जी को पुनः जो है सोमवार को बुला करके समायोजित कर दिया जाएगा। तो एक ही बार ऐसी स्थिति आई कि जब हमारे पास विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन हमने उनको उसकी क्षतिपूर्ति उनको सोमवार को बुला के फिर कर ली। अभिविन्यास कार्यक्रम के कारण हमारे पास एक उद्देश्य ये था कि हम ये जो भी लोग उच्च शिक्षा में आए हैं इनको हम विविध आयामों से परिचित करा दें,
तो हमने तीनों लोगों ने मिलकर समन्वित रूप से ये निर्णय लिया कि हम विश्वविद्यालय से इतर जाके भी कुछ लोगों को निमंत्रित करें जो कि अपने अनुभव से हमें परिचित कराएं। उसका परिणाम यह हुआ कि हमने IIT से विशेषज्ञ बुलाए, एम्स से बुलाए, IIM से बुलाए, यहाँ तक कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह को भी निमंत्रित किया, जो अभी नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में कुलपति हैं। और यह हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि प्रतिभागियों ने जिन लोगों की सबसे प्रशंसा की और जिन लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें उनसे सीखने का अवसर मिला, उसमें विक्रम सिंह जी थे, प्रोफेसर संजय राय एम्स के थे। उसके बाद हमने ICHR के एक सहायक निदेशक को बुलाया। हालांकि पहले हमने इस पर विचार किया कि सहायक निदेशक को बुलाना उचित रहेगा कि नहीं, लेकिन लोगों की आवश्यकता देखते हुए हमने उनको निमंत्रित किया। और जितने भी शिक्षक थे वो उन्होंने इस बात पे बहुत संतोष व्यक्त किया कि कम से कम उनके माध्यम से उन्हें किस तरह प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना है, उसकी फंडिंग कैसे कर दी है, इस बारे में काफी जानकारियां मिली। साथ ही हमने अपने विश्वविद्यालय के IQAC के पूर्व अध्यक्ष थोराट सर को बुलाया और उसके बाद JNU प्रशासन के कुछ लोगों को, जो कि विशेष करके वित्त व्यवस्था और कैश का प्रमोशन देखते हैं, उन लोगों को भी निमंत्रित किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को इस बारे में बताया कि कैसे वो इन सब समस्याओं का निवारण जो है वो सतत कर सकते हैं। इंटरेक्शन सेशन जो हुए उसमें सभी उपस्थित शिक्षकों ने एक तरह से हमें अपने संतोष व्यक्त किया। बस उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताई, जैसे कि उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे इस कार्यक्रम में विदेशों से विषय विशेषज्ञ नहीं आ पाए। हमने कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी हमारी मर्यादा ये हो जाती है कि आजकल हमारी बाध्यता है कि जब विदेशों से हम किसी विशेषज्ञ को बुलाते हैं तो हमें विदेश मंत्रालय से उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं अपने विचार बता रहा हूं सहपाठियों की तरफ से, सहयोगियों की तरफ से, और HRDC आगे से ध्यान रखेगी कि हम कुछ इस तरह की व्यवस्था करें कि विदेशों से भी विशेषज्ञों को इसमें बुलाया जा सके। उसके बाद एक विचार इनका यह आया कि जो हमारी मूल्यांकन पद्धति है इसको और व्यापक किया जाना है, साथ ही कुछ चीजों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना और आवश्यक है, खास करके कंप्यूटर एप्लीकेशन पे हम कुछ बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रमों को नहीं रख पाए। उसका मुख्य कारण यह था कि चूंकि हमारे पास बाध्यता थी कार्यक्रम को ऑनलाइन संचालित करने की, तो जैसा कि मैं समझता हूँ ये अंतिम कार्यक्रम था जो कि ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। आने वाले सभी कार्यक्रम जो हैं वो ऑफलाइन माध्यम से संचालित होंगे। तो ऑफलाइन माध्यम से जब संचालित होंगे तो हमारे पास जो क्षमताएं हैं उसका विस्तार होगा, और खास करके कंप्यूटर एप्लीकेशंस और उसके बाद स्थलीय भ्रमण, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ऑफलाइन कार्यक्रम में अच्छी तरह से सम्मिलित और सुनियोजित कर लिया जाएगा। तो एक बार मैं फिर प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार पांडे जी, संजीव जी, नेहा जी, गौरव जी और अपने सह समन्वयक तपन जी और अमित जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि जैसा कि मैं समझता हूं कि इस अभिविन्यास कार्यक्रम से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो जो भी कुछ आपको सीखने को मिला होगा या जो आप शिक्षित हुए होंगे उसके लिए JNU HRDC परिवार की ओर से आपका आभार, और जो भी कुछ त्रुटि या कमी रह गई होगी उसके लिए मैं समन्वयक के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रति क्षमा प्रार्थी हूं। और इसी के साथ भविष्य के लिए आप सभी सहभागी जनों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much for sharing the brief report of your course, and we are very highly appreciated to you and all other two coordinators for accepting our invitation and inviting the resource person from their diverse field throughout the country. Now, proceeding further, I would like to invite the coordinator for the first refresher course in Indian language, literature, and cultural studies. We have with us Professor Dhananjay Singh, Chairperson and Associate Dean for the Center for English Studies, and Dr. Gautam Kumar Jha, sir. My humble request to Professor Dhananjay Singh, sir, kindly share the brief report of your course. Over to you, Professor Singh. Thank you so much, Sanjeev ji. Thanks a lot. It was indeed an honor for me and Gautam ji, I speak for him,
We are really grateful to Professor Pandey for this opportunity to coordinate this course. Honorable Vice Chancellor JNU, Professor Santishri Dhulpuri Panditji, Honorable Dr. Sachidanand Joshi, Member Secretary IJNCA, Professor Chamanal Gupta, Director IAS Shimla, and of course, Professor Brijesh Kumar Pandey, Director HRDC JNU, Dr. Sharma, Dr. Tapan, Dr. Rao, Dr. Gautam Jha. The course in Indian language, literature and culture was given to us by the director HRDC, and we took it upon ourselves as a wonderful opportunity, as an honor. And the idea of the course, of course, was to engage with this thought of India as a nation. And we kind of develop our idea from what Raja Rao in his 1996 book, The Meaning of India, talks about, of course, the title we got from UGC, as all of us know, but the way we conceptualized the course, we took the idea from Raja Rao's book, Meaning of India, in 1996, which of course, in a way, responds to the idea of nation as conceptualized by Benedict Anderson, which many of us in the social sciences and humanities understand as imagined communities. Three terms are very crucial in Raja Rao's thoughts, which of course would take us back to what Professor Brijesh Kumarji so beautifully discussed some time back, which is this, that India is rasa and India is darshan. There's another term that he uses is vidhi. Now, the way this course was conceptualized and structured, Ras is a primary experiential philosophical category that defines Indians as such, and Darshan because obviously India comprises of numerous cultural and performative realities and experiences. So we were lucky enough, both of us, of course, that we got resource persons from all over the country, right from Kashmir, to the south, obviously south, of course, I mean, we had a resource person from Karnataka, H.S. Prakashji. He talked about Bhakti poetry and talked about Tamil poetry. So we had a representation, and I would like to use a phrase used by one of our participants, Dr. Bairo from Meghalaya, today morning, where she rather complimented us, for which we are thankful to her, that the course integrated all the participants from different parts of the country. The participants also are from various parts of the country, from Kashmir, from Meghalaya, from Assam, from Bengal, from Maharashtra, from Karnataka, different parts of the country. Luckily, resource persons were also from these places. So we began with Sanskrit. Of course, we had talk on plays of Kalidasa's, poetry of Kalidasa. We had discourses on Indian philosophy of language, on Natya Shastra, on performance, Kathak as such. So we were performers, very acclaimed performers. At the same time, we talked about poetry, poetics, and performance of smaller tribes and communities in the Northeast, Bhutiyas, for instance, Apatani in Arunachal Pradesh, Lepchak, for instance, in Sikkim, the Nepali, for instance, Nepali literature, Nepali performance, right? Of course, in Assam, Bengal, of course, Bengali cinema. Of course, we had a colleague from JNU, Somjit Ray, who talked about Bengali cinema. Then, of course, Vachanas, Kannada as such. There was a lecture on Marathi literature, a lecture on Urdu literature. Likewise, in short, so we had a fair representation. And I thought while we attended the program that there was an understanding that Vani, for instance, Vani or Vangmaya, speech compositions as manifested in different performative practices. Now, performative practices are not exclusively artistic, but performative practices are in fact representation of the way people live their life. People live their cultural experiences. In that context, the course was, we hope, was fairly successful based upon the feedback session that we had in the morning, where I requested
all the participants to be critical of us, because it was embarrassing for us to listen to them, listen to their praises as such. So we said, please be critical. So obviously we had a few suggestions from them, which were very, very important. But over and all, it was such a wonderful experience for both of us. Speaking for Gautamji, I hope you will agree with me. Now, let me invite Gautamji to make this report a bit better, obviously. And we are really thankful to HRDC. This was, I think, fourth time that I have coordinated a course, and this indeed was a very, an experience to remember. Yeah, thank you so much. Yes. Gautamji, can I, Sanjeevji, ask Gautamji to kind of add on to what I'm saying? Yes, please. Yeah, Dr. Gautam sir, please. Thank you, Professor Dhananjay Singh ji. I think we have very less time, and I think he has already spoken majority of the content that we supposed to present today. You see, this was my fourth assignment from HRDC to coordinate this kind of courses. And past experience was quite different than this experience. On the first day, generally people are very excited. They have a lot of things to share. But as the courses progresses, and after 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, we see, they are completely exhausted. And Gautam sir, आप म्यूट हो गए हैं, please unmute करें. Oh, thank you. And you see the same enthusiasm on the last day. But this was a quite different experience for us, for all of us. There were, from the beginning till end, I could see the same enthusiasm in each and every participant. And today, it was a very emotional journey for both of the coordinators. We shared their feedbacks. We understood and what they received from all the resource persons. You see how HRDC has given us assignment, and within the framework of the UGC, we got together with our coordinators and we worked on the best resources across the country, and that was really marvelous. And I hope all the participants who are being awarded the certificate today will have complete a new visibility for their upcoming time in their teaching process. So it was a really great journey for all of us, and I am thankful to the entire family of JNU and all gurus and all the dignitaries who are present. Thank you. Thank you, Dr. Jha and Professor Dhananjay Singh for sharing your the brief report of your course. मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं रिफ्रेशर कोर्स जो हिंदी में था उनके समन्वयक का प्रोफेसर पूनम सिंह जी और डॉक्टर मलकान सिंह जी जो भारतीय भाषा केंद्र से हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पाठ्यक्रम का संक्षिप्त में रिपोर्ट प्रस्तुत करें. ओवर टू यू प्रोफेसर सिंह. सबको नमस्ते. धन्यवाद संजीव जी. आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर शांतिश्री पंडित जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, डॉक्टर संजीव शर्मा जी और सभी उपस्थित मित्र. इस बार के इस तृतीय पुनश्चर्या हिंदी का जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम था उसका विषय रखा गया था समकालीन हिंदी साहित्य और भारत बोध. जैसा कि हम सभी जानते हैं, साहित्य अपने आप में पूरे समाज और देश की गतिविधियों को एक साथ समेटे होता है. एक बहुत पुराना हमारा वाक्यांश है जिसकी चर्चा बार बार की जाती है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. ये कवि दरअसल साहित्य ही है. जहां इस इंटरनेट के जमाने में जहां हर क्षण विश्व बदल रहा है और विश्व की बदलती हुई गतिविधियों से जहां साहित्य हमारा परिचय कराता है, वहीं यह
शाश्वत भावों के माध्यम से अपनी संस्कृति, सभ्यता और प्राचीन परंपराओं से हमें जोड़े रहता है। जैसे ये सारी सभ्यता और परंपराएं हमारे सांसों में गुथी हुई हैं, तो एक साथ साहित्य हमारे भविष्य से भी हमें परिचित कराता है, वर्तमान से होते हुए, और अतीत में भी विचरण कराता रहता है। कविता की पंक्तियां हैं, ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि हर दिन दूसरे दिन के कटघरे में होता है, हर दिन दूसरे दिन के कटघरे में होता है, और खोया पाया का सवाल ज्यों का त्यों रह जाता है, और खोया पाया का गणित ज्यों का त्यों रह जाता है। लेकिन इस दौरान मन विचरता है एवरेस्ट की चोटी पर, लेकिन इस दौरान मन विचरता है एवरेस्ट की चोटी पर, गिन रहा होता है नानी के ललाट पर पड़े झुर्रियों को, गिन रहा होता है नानी के ललाट पर पड़े झुर्रियों को। कभी प्रकृति के सारे रहस्यों को जान लेने का झूठा दंभ भरता है, तो कभी कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की स्थिति के लिए स्वयं को कोसने लगता है। जाहिर है कि इन पंक्तियों के माध्यम से यही कहने का प्रयास किया गया है कि साहित्य हमें न केवल अपने देश से बल्कि पूरे विश्व से बांधे रहता है। इसीलिए दुनिया के हर स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो साहित्य का विषय साहित्य जरूर रहता है। वहाँ का साहित्य हो, किसी अन्य भाषा का साहित्य हो, जरूर साहित्य पढ़ाया जाता है। साहित्य को पढ़ाने का मूल कारण समाज और देश से, संस्कृति और सभ्यताओं से जोड़ना रहा है। इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में देश भर से लोग आए थे, देश भर से भागीदार थे इस पुनश्चर्या कार्यक्रम में 35 लोग, और हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि देश भर से विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाए और उनके द्वारा लेक्चर कराया जाए, और ऐसा हुआ। इसकी विस्तृत रिपोर्ट के लिए मैं अपने कोऑर्डिनेटर, सह कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मलखान सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और इसके विषय में रिपोर्ट आप लोगों को विस्तार से बताएं। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मैडम। आदरणीय सम्मानित मंच, मैं सीधे अपनी रिपोर्ट पर आता हूं। इस तृतीय पुनश्चर्या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने लगभग 35 व्याख्यान कराए और देश भर से अलग अलग विद्वानों को आमंत्रित किया, जो अपने अपने विषय के पारंगत विद्वान थे। इनमें अगर कुछ नाम मैं लूं तो उचित रहेगा। इसमें प्रोफेसर संजय द्विवेदी हमारे साथ उद्घाटन सत्र में थे ही, लेकिन इसके बाद प्रथम सत्र में प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, प्रोफेसर चंदन कुमार चौबे जी, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी जी और प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी, जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में भी यहाँ पधारे हुए हैं। आपका भी हमें सानिध्य मिला। और प्रोफेसर अखिलेश दुबे वर्धा से, प्रोफेसर मजहर आसिफ जनेऊ से, और प्रोफेसर अच्युतानंद जी केरल से, और प्रोफेसर हरिश्चंद्र शर्मा जी विश्व भारती शांति निकेतन कोलकाता से, और प्रोफेसर सुषमा यादव जी यूजीसी से। इस तरह से हमें अलग अलग विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और इतना ही नहीं, हमने अपने ज्ञान का सृजन और नवीनता और नवाचार के साथ हो, इसलिए हमने अपने सभी प्रतिभागियों से शोध लेख लिखने के लिए कहा और उनके शोध लेख का मूल्यांकन कराया, और साथ ही एक अच्छा शोध लेख कैसे तैयार किया जा सकता है, अपने अध्ययन को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमने विशेषज्ञों का सहारा लिया, उन्हें उचित सुझाव मिला। और इतना ही नहीं, जब नई शिक्षा नीति पर व्याख्यान हुआ तो उस दौरान एक अच्छा संवाद स्थापित हुआ और देश भर से पधारे हुए हमारे विद्वान साथियों ने अपने अपने सुझाव दिए, जिससे हम अपनी नई शिक्षा नीति को और प्रभावी बना सकें। तो उन सुझावों को हम लोगों ने संग्रहित किया और अपने एचआरडीसी के माध्यम से यूजीसी को उन्हें कंपाइल करके भेजा जाएगा। इस तरह से जिज्ञासा, खोज और अनुभव के बीच संवाद स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य रहा। शिक्षा को समग्र और समावेशी बनाने के लिए तार्किकता, संवेदनशीलता और व्यावसायिक दक्षता पर बल दिया गया
और सभी लोगों ने सहयोग किया, अनुशासित रहे और सब लोगों ने अपने संवाद द्वारा इस कार्यक्रम को रोचक बनाया, ज्ञानवर्धक बनाया। आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष तौर से अपने मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक महोदय का, जिनके मार्गदर्शन में हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और साथ में जो हमारी तकनीकी टीम थी, विशेषकर गौरव जी और नेहा जी, आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद। आप सबके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। पुनः आप सबके प्रति आभार। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दोनों सनवाई जी का। आप हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप प्रशंसा के पात्र हैं, और जो हमें फीडबैक में भी मिला है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। Now I am purposely elected to take an opportunity to humbly invite with a brief introduction of Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, who is a source of inspiration to all of us. And we are doing all these, the program under her able guidance. Thank you very much for your support and encouragement, madam. We have with us Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, Professor Shanti Shri D. Pandit, madam. Madam Pandit is graduate and postgraduate from Presidency College of Madras, PhD, MPhil from Jawaharlal Nehru University in International Politics. And today is a very special, as I also share with you that in the inaugural sessions also, because madam know multi languages. Madam knows English, Hindi, Telugu, Marathi, Sanskrit, even Kannada, Malayalam, and Konkani also. So as I told that if anything is left in our course today, we will be try to complete. Madam is also president of Indian Political Science Association and member of ICSSR, UGC, Indian Institute of Advanced Studies, and recipient of Veer Savarkar Award and Vice Tex Award. My humble request to you, madam, please kindly address all of us. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Sanjeev Sharma. Respected Professor Chaman Lal Gupta, Director, Indian Institute of Advanced Study, Professor Sachidananda Joshi, Member Secretary, Indira Gandhi National Center for the Arts. I'm so happy that you have come to our function of the HRDC. Professor Brajesh Kumar Pandey, Director, HRDC, Dr. Sanjeev Sharma, and all the coordinators, course coordinators of the 3 courses that we conducted, and we are having the valedictory function today, and that is the faculty induction program. Professor Vinay Kumar Rao, Dr. Amit Kumar Mishra, Dr. Tapan Kumar Bihari. The first refresher course in Indian languages, literature and cultural studies, Professor Dhananjay Singh, Dr. Gautam Kumar Jha. And the third refresher course in Hindi, Professor Poonam Kumari and Dr. Malkhan Singh. Dear participants, ladies and gentlemen, first of all, I thank you for coming to JNU for these courses, and I hope we have been able to live up to your expectations as far as the academics go. With the faculty induction program, I hope most of you looked into Indo-centric narratives. I am one who believes that India is a civilizational state, the only civilizational state to enter the 4th industrial revolution along with China. What is it that is necessary? China is making her own narratives. Are we doing it from our perspective? We are such a long civilization, and one of the, continuous civilization. So I would call upon academics from one of India's top universities, that is Jawaharlal Nehru University, to think more originally and be able to write narratives that counter the hegemonic narratives. It is extraordinarily important that we do this. This is also the 75th year of our Indian independence, that is Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I call upon all of you as faculty members from this university and other young scholars who have attended these courses that please start thinking originally and from Indo-centric perspectives.
The second is I was greatly, as I even in the inaugural address said, about the first refresher course in Indian languages, literature and cultural studies. I congratulate both the coordinators because they did bring in many of it. And I'm so happy that Professor Dhananjay Singh mentioned Raja Rao. My father was a very close friend of Raja Rao. My father was a great literator of Telugu literature, used to write in modern literature. The first book of Raja Rao that I read was Attaya. Attaya is a word in Kannada or Telugu to mean the father's sister. There is no equivalent in English for it. So he named it that. I knew him and I agree with you, one of the greatest scholars. I think I'm very happy that you brought him into the narrative and I hope you carry it further. Interdisciplinarity and cultural pluralism form the basis of this emerging field of cultural studies in Indian languages and Indian literature. Drawing upon literature, linguistics, history, political science, media studies, theater studies, and cultural anthropology. Quite a lot for any scholar to contend with. It must have explored themes such as caste, gender, indigenous peoples, national languages. We have 22 of them. And I think Indian literature is one, though written in different languages. This was a statement made by the second Jnanpith Award winner, Sri Uma Shankar Joshi, the great Gujarati poet, whom I knew personally, a great Gandhiite and also one of the great literators of modern India and folklore and their role in the making of historical consciousness. This is extremely important because I think an area where a signative narrative and in the construction of alternative narratives to the hegemonic narrative of cultural studies, I think I would look upon Professor Dhananjay Singh and his team, and I think they are ably qualified. And I know Professor Dhananjay Singh very well, though we went to the Soviet Union together, where my mother was a pioneer in India studies, where she started India studies in the Leningrad Oriental Faculty Department in 1957. She taught Telugu and Tamil and Shaivism. So I would rather call upon all of us not only to be at a national level, but also at an international level. And here I'm also happy at the English Hindi third refresher course done by the coordinators. I would only finally end my talk with one idea that I wanted to place before all of you. One is the idea of Indian feminism. See, feminism, most of us, when we teach in Indian universities, we talk as though we never have any narratives that are there from Indian sources. Can I ask most of you, who is a greater feminist than Draupadi? Why do you need Marxist, Leninist, or any perspective? They came much after us. Mahabharata and Ramayana are considered as epics in English literature. However, in Indian tradition, it is regarded as a grand historical narratives. Mahabharata and Ramayana are in fact a record of human beings who lived in a particular period of time in history. And interestingly, every character in Mahabharata and Ramayana are depicted with different frailties. No character in this legendary narration is portrayed as all good or as all bad. And that is why I tell you, Western narratives cannot be used because they are binaries. Take even the character of Ravana. He was a great Shiva Bhakta. The greatest Shiva Tandav Shrotra is written by Ravana. So if you see that we are more in concentric circles and shades of gray, the binaries of either or not, with God or against God, does not work for Indian thing. So I'm just putting it to you. You can contest it. I'm not saying I'm giving a finality. This is just, I'm throwing up ideas. This is a theoretical framework that we have to adopt of non-dichotomies. And one of the things I would like to place before most of you scholars is, please consider constructing Draupadi as a great, feminist.
because Draupadi was not invincible. She was greatly affected by conflict and would become emotional. It is Draupadi's ability to overcome adversity in a venerable manner that sets her apart from other women. In the Mahabharata, she proves that no situation is insurmountable. Throughout the epic, the true character of Draupadi emanates, displaying her individuality, strength, and unyielding determination for both justice and vengeance. Through these characteristics, the figure of Draupadi has come to be a symbol of empowerment for women and gained the worship of many followers. Not only is Draupadi an empowering character, but she was a devoted wife, chaste, religious-minded, and adhering to duty, and thus a remarkable role model for all women. Draupadi's distinction among other women from the epics is paramount and well-deserved. She was far ahead of her time, often found commanding her husbands to do her bidding. It is her ability to use her position with responsibility and insight that show her true power as a woman. The other woman I want to bring in with for you is, because time is short and you have other very good speakers, is Sita. Sita knew what she wanted. She made the difficult choice. She had strength of character. What I want to put before you is, when you're talking of single mothers today, I think Sita was the first single mother in history. Very soon, she again becomes a victim of social censure, and Rama is forced to banish her to the forests, as he is expected is from him that he has to be the ideal king and obey the orders of his citizens. Sita is left in the forest to give birth to twin sons, whom she raises as a single mother, providing them with the best education meant for the princes of Ayodhya. Years later, when Rama comes to take his lost family back, he returns with his sons and not his wife. Sita, when she asks to prove herself again, refuses and prefers to return to her mother, the Bhumi, to suffer rather than face ignominy. So I think if all of you are constructing feminist models, I would plead upon all of you scholars to say that most often we do not see the steel in Sita. She is staunch and steadfast, never submissive. She is differential but not docile, having an inner strength to carry out her convictions with immense courage and dignity. So my appeal to most of you is, because I'm a humanist and a feminist, I think the Indian models are wonderful. And I take it that these frameworks have to be written more about, debated more about, and it is extremely important that all of you construct these narratives. I thank HRDC once again, and especially Professor Brajesh Kumar Pandey for giving me this opportunity. Thank you so much, and wishing you all the best, and all the participants who have been there, please come back again to JNU. And if you have new ideas, do collaborate with us. Thank you so much. Thank you very much, madam. Our deep sense of gratitude to you for sharing your thought. And we are all honored to listen to your insightful thought, ma'am. And you rightly said we need to revisit our ancient traditional knowledge system, and it's a time to need to work on that. मैं कुछ पंक्तियां हैं उन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, जो करते हैं हौसला मंजिल को पाने का, उनकी ही दुनिया कदरदान होती है। पंख होना ही काफी नहीं परिंदों के लिए, पंख होना ही काफी नहीं परिंदों के लिए, हौसलों से ही हर उड़ान होती है। हम सब के हौसले मैडम से बंधे हुए हैं, और जैसा कि मैडम ने भी कहा, तो ये मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद मैम। नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर, and now we have with us our esteemed guest Professor Sachidanand Joshi sir. आप सभी ने उनको कहीं ना कहीं अवश्य सुना होगा। मैं उनका परिचय आपके समक्ष रखूं। किसी कहानी की किताब में
कहीं रेडियो पे, कहीं टेलीविजन में, किसी थिएटर में, आप सभी उनसे परिचित हैं। आप वर्तमान में मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में हैं। यू आर ए वेरी रिनॉन्ड इंडियन एजुकेशनिस्ट, राइटर एंड थिएटर पर्सन। आप 32 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और बहुत ही यंग 42 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म रहे हैं। आपके चाहे पत्रकारिता हो, जन संचार हो, इतिहास तथा अन्य कलात्मक क्षेत्रों में आपकी अभिरुचि के कारण टेलीविजन साहित्य में आपका बहुत बड़ा नाम है। एक कविता संग्रह माध्यांतर बहुत चर्चित हुआ और हम सभी ये सुनते आए हैं, आपकी प्रकाशित पुस्तक सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां। आज ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम सब के बीच में हैं। आप भारतीय शिक्षण मंडल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और मेरा भी सौभाग्य क्योंकि उसी में काम करने का मिला है, तो आपसे हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी प्रतिभागियों का और हम सबका मार्गदर्शन करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, आज के विशेष अतिथि श्रद्धेय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, और जिन 3 पाठ्यक्रमों का ये वैलिडिक्टरी कार्यक्रम है उसके सभी सम्माननीय कोऑर्डिनेटर्स, सहायक कोऑर्डिनेटर्स और इस पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज आपने मुझे यहाँ इस पटल पर आमंत्रित किया है। और जब इस पाठ्यक्रम की शायद संरचना हो रही थी तब मुझे कहा गया था कि मैं इसके उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहूं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उसमें उपस्थित नहीं रह सका। समापन सत्र में आ गया, तो आप कह सकते हैं देर आए। अब दुरुस्त आए कि नहीं ये आप बाद में तय करेंगे, पर देर से आ गए इतना तो आप तय कर ही सकते हैं। विशेष बात यह है कि जब कभी भी मुझे आप जैसे सभी प्राध्यापक गणों के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है तो मैं इसे एक अवसर इसलिए समझता हूं कि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ बात कर रहा हूं जो भविष्य के भारत को रच रहे हैं। और जो भविष्य के भारत को रच रहे हैं, ऐसे नियंताओं के साथ संवाद करना हमेशा मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सुखकर होता है। आप सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब बात करते हैं भारत के भविष्य की, तो वो हमेशा, अभी आजादी के अमृत महोत्सव का उल्लेख माननीय कुलपति महोदया ने किया, उस समय भी हम सब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं कि 2047 का भारत कैसा होगा, और जब वो 2047 के भारत की बात करते हैं, आज से यानी 25 वर्ष बाद के भारत की बात करते हैं, तो वो भारत की संकल्पना देते हैं। वो विश्व शक्ति की संकल्पना नहीं देते, वो आर्थिक शक्ति की संकल्पना नहीं देते, वो सैन्य शक्ति की संकल्पना नहीं देते, वो वैज्ञानिक शक्ति की संकल्पना नहीं देते। वो कहते हैं कि भारत 2047 में विश्व गुरु के पद पर फिर से कैसे आसीन होगा, इसके बारे में सोचना है। यानी ये जो भारत है ये 2043 में विश्व का बौद्धिक नेतृत्व करे, इंटेलेक्चुअल फोर्स बने, इंटेलेक्चुअल लीडर बने, इस दृष्टि से हम सबको इस पीढ़ी का निर्माण करना है। और उस पीढ़ी का निर्माण आप सभी करेंगे, आप सभी प्राध्यापक गण करेंगे, क्योंकि आप विश्वास करिए कि जो विद्यार्थी, जो लड़का या लड़की आज 16 वर्ष के हैं, वही 25 वर्ष बाद आपके लिए 41 वर्ष, 40 वर्ष के होंगे और वो देश के अलग अलग पदों पर, शीर्ष पदों पर बैठे होंगे, देश के निर्माण का कार्य कर रहे होंगे। इसलिए उस पीढ़ी का निर्माण करने का दायित्व आपका है। इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें कि आगे आने वाले समय में आपकी भूमिका निरंतर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत अधिक स्ट्रेटेजिक होने वाली है। इसलिए इस तरह के जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, इस तरह के जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो ओरिएंटेशन कोर्सेस होते हैं, ये सारे के सारे पाठ्यक्रम, उपक्रम, वर्कशॉप्स, ये सब आप सबके लिए भी एक बहुत स्वर्णिम अवसर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक बार फिर से आप अपने आप को देखें, अपने आप को तराशें, अपने अंदर झांक कर देखें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, ताकि आगे आने वाले समय में जो चुनौतीपूर्ण समय है उस समय के लिए आप तैयार हो सकें। ये एक और बहुत अच्छी बात थी, ये जो पूरे पाठ्यक्रम हुए ये लगभग मातृभाषा, लैंग्वेज, लिटरेचर
भाषा, हिंदी, इन सभी विषयों के इर्द गिर्द हुए हैं। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये उस अवसर पर हो रही हैं जब पूरा विश्व मातृभाषा दिवस मना रहा था। आप सभी सोचते हैं कि अभी 21 फरवरी को पूरे विश्व ने विश्व मातृभाषा दिवस मनाया, और विश्व मातृभाषा दिवस की जो पृष्ठभूमि है उसको अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि 1952 में, जबकि ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तब सिर्फ भाषा के नाम पर कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करें, इसके नाम पर न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति की और न जाने कितने दिनों तक आंदोलन चलाया। ये उस भाषा का स्वाभिमान है, और उस भाषा का स्वाभिमान क्यों है, इसको जानने समझने की जरूरत है। अगर मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया है तो भाषा दरअसल एक तरह से मेरी मौसी है, मेरी माँ की बहन है, जिसके जरिए से, जिसके माध्यम से मैं पूरे समाज को, पूरे देश को, अपने परिवेश को जानने समझने की कोशिश करता हूं। और इसलिए उस भाषा का महत्व मेरे लिए, और इसलिए आपसे सब कुछ छूट जाता है लेकिन आपकी मातृभाषा आपसे नहीं छूटती। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का होता है कि हम किसी झूठे आडंबर के जरिए, अपने ज्ञान के दंभ के जरिए, या कहीं ना कहीं न्यूनता बोध के जरिए अपनी मातृभाषा में बात करने से, अपनी मातृभाषा में संवाद करने से कहीं ना कहीं अपने आप को परहेज करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि मेरी विद्वत्ता का लक्षण शायद किसी विदेशी भाषा में छुपा हुआ है, जिसके कारण मैं करूंगा। और इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि जब कभी भी ऐसे भाषा के पाठ्यक्रम होते हैं, उन भाषा के पाठ्यक्रमों के संजीदगी को, उसकी गंभीरता को हम सबको समझना चाहिए। मेरे जो साथी शायद मेरी बात को हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं अंग्रेजी में भी थोड़ी सी बोलने की चेष्टा जरूर करूंगा, लेकिन मुझे बार बार ये भी कहने की इच्छा होती है कि जिस मातृभाषा के आग्रह के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा सहज पा रहा हूं हिंदी में बोलने के लिए। इसमें किसी अन्य भाषा के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि जैसे मेरी मातृभाषा मेरे लिए मेरी मौसी है, वैसे आपकी मातृभाषा आपके लिए आपकी मौसी है। इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं अपनी माँ का सम्मान करूं, अपनी मौसी का सम्मान करूं, लेकिन आपकी माँ या आपकी मौसी का मैं अपमान करूं, ये दुराग्रह मेरे मन में कहीं नहीं। मैं सिर्फ अपनी भाषा के प्रेम के प्रति, अपनी भाषा के आग्रह के प्रति आपसे इस भाषा में बात कर रहा हूं। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसका मैं प्रारंभ से विद्यार्थी रहा हूं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है उसकी संप्रेषण क्षमता, द कम्युनिकेशन पावर ऑफ अ टीचर, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपके तीनों पाठ्यक्रमों को हम कहीं जोड़ लें तो हमें समझ में आता है कि आपके जो तीनों पाठ्यक्रम हैं, फिर वो चाहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, फिर चाहे वो प्रोग्राम ऑन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज हो, या फिर वो प्रोग्राम हिंदी भाषा का हो, इन तीनों विषयों में कहीं ना कहीं आपकी संप्रेषण क्षमता, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी को भी तराशने की आवश्यकता पर बल दिया गया होगा। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी शिक्षक के लिए सबसे जरूरी बात कम्युनिकेशन है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आपका संप्रेषण अच्छा है, अगर आप अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं, तो उससे बेहतर और कोई हथियार आपके पास नहीं होता। इसलिए कई बार आप देखते होंगे कि जो बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट है, वो कई बार सर्वश्रेष्ठ अध्यापक नहीं होता, क्योंकि उसके पास सब होता है, ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, चातुर्य होता है, लेकिन कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं होती। इसलिए सबसे जरूरी जो मुझे अवयव एक शिक्षक के लिए लगता है वो है आपकी कम्युनिकेशन पावर, कम्युनिकेशन एबिलिटी। और दरअसल कम्युनिकेशन वो तंतु है, कम्युनिकेशन वो प्रक्रिया है जो श्वास की तरह है, जो निरंतर चलती रहती है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस विच इज ऑलवेज ऑन। आप पंखे का बटन बंद कर सकते हैं, आप ट्यूबलाइट का बटन बंद कर सकते हैं, लेकिन आप सोचने का बटन बंद नहीं कर सकते। और जैसे आप सोचने का बटन बंद नहीं कर सकते, वैसे ही आप कम्युनिकेशन का भी बटन बंद नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूं कि थोड़ी देर आप कम्युनिकेट करना बंद कर दीजिए, तो ठीक हो सकता है आपको लगता है मैं बोलना बंद कर सकता हूं, संवाद करना बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर मौन भी रहूंगा तो भी कम्युनिकेट करता रहूंगा। अगर मैं आंख बंद कर लूंगा तो भी कम्युनिकेट करता रहूंगा। कई बार हम लोग अनुपस्थिति में भी कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसका मैं कई बार मजेदार उदाहरण देता हूं। यहाँ तो बहुत सारे मित्र शायद मेरे परिचित होंगे, पर मान लीजिए अगर किसी का मेरा परिचय नहीं और आपसे कहा जाए कि कोई सच्चिदानंद जोशी नाम का प्राणी आज आकर आपको एक कोई सत्र में भाषण देने वाला है, तो भले ही आपने मुझे नहीं देखा हो, भले ही मेरा आपका परिचय नहीं हो, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस में
आने लगता है कि कैसा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, मोटा होगा, नाटा होगा, पतला होगा, यानी आपके मन में उसके प्रति एक कम्युनिकेशन का भाव, उसके प्रति कहीं ना कहीं तंतु जोड़ने का भाव आ जाता है। हम किसी वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, 10-5 लोग बैठे रहते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता। मान लीजिए डॉक्टर की वेटिंग रूम में बैठे हैं, 10-5 लोग बैठे हैं जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, लेकिन आप अपने मन में उनसे कम्युनिकेट करते हैं। एक ज्यादा उम्र की स्त्री, उसके साथ एक कम उम्र की स्त्री हो तो आपके मन में आता है ये जरूर माँ बेटी होंगी। अगर माँ बेटी नहीं होंगी तो सास बहू होंगी, सास बहू नहीं होंगी तो क्या होंगी, डॉक्टर के पास क्यों आई है, माँ बीमार है कि बेटी बीमार है, ये आपके अंदर प्रश्न चलते हैं। यानी एक कम्युनिकेशन निरंतर चलता है। जिस शिक्षक ने इस तंतु को पकड़ लिया वो शिक्षक अपने जीवन में सफल हो सकता है। द टीचर हु कैन अंडरस्टैंड दिस फैब्रिक ऑफ लाइफ becomes a very successful teacher। आपको फिर शायद दूसरी चीजों की आवश्यकता कम पड़े, कम्युनिकेशन का तंतु आपको बहुत जल्दी पकड़ना चाहिए। और इसलिए जब आप कम्युनिकेशन का तंतु पकड़ते हैं तो आपके लिए जो दूसरी सहयोगी चीज होती है वो होती है आपकी भाषा। फिर वो चाहे आप अपनी मातृभाषा की बात कहें या जिस भाषा में आपने अध्ययन अध्यापन किया है उस भाषा की बात करें, लेकिन भाषा के ऊपर हमारी जो पकड़ है, भाषा के ऊपर जो हमारा नैपुण्य है वो होना चाहिए। अभी आरंभिक उद्बोधन में संभवतः ब्रजेश जी ने ही कहा कि न हमारी हिंदी अच्छी होती है, न हमारी अंग्रेजी अच्छी होती है। हम इस भ्रम में है कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत लोग जो अंग्रेजी के प्रति दुराग्रह करते हैं उनको लगता है कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरे साथ ऐसा कई बार प्रसंग हुआ, मैंने कहा कि भाई आपकी हिंदी अच्छी है, चलिए 1 पेज हिंदी लिख कर बता दीजिए। तो अगर प्राइमरी स्कूल के टीचर की तरह गोले लगाने बैठ जाएं तो उस 1 पेज में भी हम 10 गोले लगा देते हैं। या जो इस बात का दम्भ भरते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उनको अगर कहा जाए 1 पन्ना अंग्रेजी का लिखो तो कई बार वो भी उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो एक शिक्षक के लिए कम से कम भाषा में निपुणता बहुत आवश्यक है। इसलिए आप चाहे आप भौतिकी पढ़ाते हो, मैं आपको एक बहुत मजेदार उदाहरण बताता हूँ। मेरा बेटा जब 7वीं कक्षा में था तब उसकी टीचर ने हमको पेरेंट्स टीचर्स मीट में बुलाया और कहा कि आपका बेटा मुझसे बहस कर रहा है। सोशल स्टडीज की टीचर थी। तो मैंने कहा कि क्या बहस कर रहा है, तो बोली मैंने इसकी भाषा में गलती निकाल दी तो आपका बेटा मुझसे बहस कर रहा है। तो मैंने बेटे से पूछा कि आप अपनी टीचर से क्यों बहस कर रहे हो, तो बेटे ने जो दलील दी वो बहुत रोचक थी। बेटे ने कहा कि ये इंग्लिश की टीचर थोड़ी हैं, ये तो सोशल स्टडीज की टीचर हैं, तो इन्होंने मेरी सोशल स्टडीज के ज्ञान में गलतियां निकालनी चाहिए, ये मेरी भाषा के ज्ञान में गलतियां क्यों निकाल रही। कहने का आशय है कि हमने अपने आप को इतना ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज कर लिया है कि हमको लगता है कि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो शायद मुझे भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, वो काम लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाने वालों का ही। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भाषा आपका प्रमुख हथियार है, भाषा आपका प्रमुख औजार है। अगर आपका प्रमुख औजार ही ठीक नहीं रहा तो आपके जो आगे की लड़ाई है उस सब में आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर पाएंगे। इस बारे में तो ध्यान रखिए। और इसलिए जितना ज्यादा आप अपनी भाषा का अध्ययन करेंगे, अभी बहुत अच्छा लगा जब माननीय कुलपति अपने किसी बहुत सुंदर साहित्यिक संदर्भ का उदाहरण दे रही, और मुझे लगता है कि हमने अपनी कोर्स की किताब में पढ़ने और पढ़ाने के अलावा इतर पढ़ाना ही छोड़ दिया। कई बार मैं जब आपके साथी शिक्षकों के साथ बात करता हूं और पूछता हूं कि भाई इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हो, तो बहुत नकारात्मक उत्तर मिलता है, क्योंकि हमने किताबें खरीदना छोड़ दिया है, किताबों को पढ़ना छोड़ दिया है, अपने विषय से इधर अगल बगल में झांकना छोड़ दिया है, तो हम अपने आप को कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं। मैं अक्सर एक उदाहरण और देता हूं कि कोई भी जो मजदूर है, वो चाहे रास्ते पर काम करने वाला, जूते बनाने वाला हमारा चर्मकार बंधु हो, या बिल्डिंग बनाने वाला मेसन हो जो बिल्डिंग बनाता है, जो कारीगर है, या जो लोहार है, ये सब भी जिनकी पूरी आजीविका, जिनका पूरा जीवन दिहाड़ी पर है, रोज की मजदूरी पर अवलंबित है, वो भी महीने में 1 दिन अपनी छुट्टी रखते हैं ताकि वो अपने औजार में धार लगा सके, अपने औजार को तेज कर सके। हम शिक्षक हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम बुद्धि का काम करते हैं। मेरे औजार क्या हैं? मेरे औजार तो ये किताबें, ये कॉपी, ये पेन, यही तो मेरे औजार हैं। इनको बुद्धि लगाने की, इनको धार लगाने के लिए, इनको तेज करने के लिए मैं महीने में, 6 महीने में, साल भर में क्या प्रयास करता हूं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सोचेगा कौन, ये चिंतन कौन करेगा? इसलिए जब मैं ऐसी किसी रिफ्रेशर कोर्स में जब एक विद्यार्थियों के यानी प्रतिभागियों के बड़े समूह से पूछता हूं कि बताइए पिछले साल भर में आपने कितनी किताबें खरीद कर पढ़ी हैं,
तो शायद 200-250 के समूह में 5 या 10 हाथ खड़े होते हैं, वो भी बड़े संकोच से डरते हुए कि कहीं ये किताबों के नाम ना पूछ ले। इतना पूछ लेंगे तब तो मैं बता दूंगा, इसके आगे शायद नहीं बता पाऊंगा। या कई बार ऐसा होता है कि मैं पूछता हूं कि अच्छा चलिए अपना विषय छोड़ दीजिए, अपने विषय से इतर किसी और विषय की कौन कौन सी किताबें पढ़ी है, तो भी कोई बहुत ज्यादा हाथ खड़े नहीं होते। मेरा कहने का आशय ये है कि ये सारी बातें कौन सीखेगा, कौन समझेगा, कौन किसको बताएगा? आपको ही अपने अंदर उस प्रेरणा को जगाना होगा। आप अगर अपने औजारों को धार देंगे, आप अगर अपने अस्त्र शस्त्रों को तेज रखेंगे, आप अगर अपनी मेधा को रोज प्रज्वलित करते रहेंगे, तभी तो आप समाज में मार्गदर्शन दे पाएंगे, तभी तो आप समाज में अन्य विद्यार्थियों का जीवन कहीं ना कहीं गढ़ पाएंगे, उनकी संरचना कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से ये जो आत्मचिंतन का अवसर मिलता है, इस आत्मचिंतन के अवसर पर इन सारी बातों को सोचना, इन सारी बातों को समझना, ये शायद आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक। और इसलिए कम्युनिकेशन और लैंग्वेज, ये दोनों एस्पेक्ट इस 3 पाठ्यक्रमों के मुझे लगता है एक तरह से धुरी में है। और जिन्होंने भी इस पाठ्यक्रम की संरचना की है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षकीय दायित्व के इतने महत्वपूर्ण अंग को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन की चर्चा भी हो रही थी कि ऑनलाइन में हम बड़े अनुशासित हो गए हैं और अब ऑफलाइन फिर शुरू होगा तो हम अनुशासित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मित्रों, कोई ऑनलाइन में अनुशासित नहीं हुआ है। सब कैमरा बंद करके किस तरह से अनुशासित ढंग से बैठे रहते हैं, इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए तो शायद हम सबको संकोच होगा। मेरा कहने का आशय क्या है कि हमें सबको समझना है कि हम यंत्र के आगे कितने ज्यादा पराधीन होते हैं या होते जा रहे हैं। उस यंत्रणा से मुझे मुक्ति चाहिए। एक बार मुंबई विश्वविद्यालय में 250-300 मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के सामने मुझे कहा गया कि मैं एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन पर कुछ भाषण दूं। शायद 1.5 घंटे का समय उन्होंने दिया था, मैं चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे ही आ गए, आपके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है? मैंने कहा नहीं है। आपके पास कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो वे आश्चर्य करने लग गए। उन्होंने कहा कि बिना लैपटॉप, बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आप 1.5 घंटा क्या करेंगे? हमारे बच्चे तो 15-20 मिनट में चले जाएंगे। तो मैंने कहा चले जाएंगे तो चले जाएंगे, मुझे किराया दीजिएगा, मानदेय मत दीजिएगा, मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन 1.5 घंटे बाद जिस हॉल में 250 बच्चे बैठना चाहिए थे, उस हॉल में 500 बच्चे बैठे हुए थे और एक भी हिलने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने कहा कि साहब, हम कल्पना नहीं कर सकते कि बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, बिना लैपटॉप के, बिना स्क्रीन के हमारे बच्चे 1.5 घंटा बैठ सकते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि बतौर शिक्षक मेरे पास जो सबसे बड़ा औजार है वो मैं स्वयं, सबसे बड़ा टीचिंग टूल मैं हूं। और जिस दिन मुझे अपने ऊपर एज ए टीचिंग टूल, एज ए टीचिंग रिसोर्स विश्वास नहीं रहेगा, उस दिन लगता है कि मैं अपने आप को शिक्षक कहलाने के काबिल नहीं होऊंगा। ये सारी चीजें मेरे लिए सहयोग है। आप जानते हैं, बड़े से बड़े मैंने ऐसे विद्वान देख लिए कि स्क्रीन खराब हो गया या प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है तो वो भाषण देना भूल जाते हैं। मैं फिर पूछता हूँ कि भाई साहब, ये भाषण तो आप ही ने तैयार किया था ना, तो मान लीजिए कि स्क्रीन नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, आप तो चल रहे हैं। नहीं, वो सारा मेरा मैटर जो है इसमें है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो संसाधन है, आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि ईश्वर ने आपको इतने बड़े काम के लिए तैयार किया है, और उस बड़े काम के लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स, जो सबसे बड़ा टूल है, वो आप स्वयं हैं। उन सारी बातों को कुछ क्षण के लिए भूल के अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। अपने अंदर वो आग जला लीजिए। अगर आप अपने अंदर वो आग जला लेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक भविष्य में बहुत श्रेष्ठतम समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यकीन मानिए, जब हम युवा होते हैं, हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के सपने आते हैं। आप में से बहुत लोगों ने यूपीएससी क्रैक करने के सपने देखे होंगे, कुछ लोगों ने फॉरेन सर्विसेज में जाने के सपने देखे होंगे, सब देखा होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो काम आज आप कर रहे हैं वो काम इस समाज का या किसी भी समाज का सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य और सबसे ज्यादा आदर प्राप्त करने वाला काम। और अगर नियति से आप यहाँ आ गए हैं तो आप नियति को धन्यवाद दीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाते किसी और प्रोफेशन में, कोई व्यक्ति साधारणतः आपके पैर नहीं छूता। ये टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें सामने वाला व्यक्ति स्वतः आपके आगे झुकता है। न सिर्फ व्यक्ति झुकता है, उसके माता पिता, पूरा परिवार आपके आगे नतमस्तक होता है। ये इस तरह का दैवीय कर्म है। और अगर ये इस तरह का दैवीय कर्म है तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना, उसके लिए अपने आप को सुदृढ़ बनाना, ये दायित्व हमारा है।
और इसीलिए नियति को धन्यवाद देते हुए अगर आप ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक ऐसे राष्ट्र का, एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे होंगे, क्योंकि देश की भावी पीढ़ी, मैंने जैसा कि प्रारंभ में कहा कि देश की भावी पीढ़ी का निर्माण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। और इस अवसर को, इस महत्वपूर्ण अवसर को आप सब, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, जिस तरह से आप अपने सारे कोऑर्डिनेटर्स को धन्यवाद दे रहे थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि कितनी लगन से, कितनी मेहनत से उन लोगों ने आपके ऊपर श्रम किया है। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत क्षमा याचना चाहिए, और इस बात को मैं बार बार कहता हूं, अलग अलग फैकल्टी इंडक्शंस प्रोग्राम में भी कहता हूं और सब जगह कहता हूं कि तकनीक को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कोरोना की इस परिस्थिति ने निस्संदेह हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें ऑनलाइन कोर्स का माध्यम भी दिखा दिया है, हमें वर्चुअल मीटिंग करने के साधन भी समझा दिए। दैट इज एन एडिशन टू योर स्किल, दैट इज एन एडिशन टू योर एक्सपर्टीज, बट डोंट डिपेंड ऑन द एक्सपर्टीज। आप सब याद कीजिए, जब आपके गुरु का हाथ आपके सिर पर रखा हो गया, आपके गुरु का हाथ आपकी पीठ पर होगा, जब आपके गुरु ने प्यार से आपको शाबाशी दी होगी, या कभी गलती की होगी तो चपत भी लगाई होगी, लेकिन गुरु का जिसने स्पर्श पा लिया उसका जीवन धन्य हो गया। आप ढूंढिए उन विद्यार्थियों को जो पिछले 2 साल से आपके स्पर्श के लिए तरस रहे और आप उनको अपना स्पर्श नहीं दे पा रहे, आप उनके साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पा रहे। इसलिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, विद्यार्थियों के बीच उपस्थित होकर उन्हें अपने सानिध्य से प्रेरणा देने के लिए। सिर्फ टीचर के खड़े हो जाने से ही कि पूरा का पूरा समाज प्रेरित होता है, ये आपको भी मालूम है। और इसलिए उन सारी बातों के लिए भी अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को सुदृढ़ कर लें, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज का ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। मुझे पता नहीं, मैंने घड़ी देखी नहीं कि मैं कितनी ज्यादा देर बोल गया हूं, शायद मेरी समय सीमा समाप्त भी हो गई है। अपनी एक कविता अंत में जरूर मैं सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा, जो अक्सर मैं आप जैसे मित्रों के बीच में साझा करता हूं। इस कविता का शीर्षक है मैदान मत छोड़ना, और ये कविता आप सबको समर्पित है। जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाइयां जैसा होता है कभी कभी, जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार, हंसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार, कोई भी कदम उठाने से पहले जब पड़े बार बार सोचना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। जिंदगी भरी पड़ी है कठिन उतार चढ़ावों से, जिंदगी भरी पड़ी है कठिन उतार चढ़ावों से, सीखने को मिलता है बहुत कुछ ऐसे ही तनावों से। हर पराजय की कहानी में छिपी है एक बात, बस जरा सी कोशिश से कर देते परिस्थिति को मात। गति चाहे पड़ जाए मध्यम लेकिन लय मत तोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, अक्सर लक्ष्य दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब। हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास। एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पछताना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। और अंतिम है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता। दूर अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात, इसलिए डटे रहना तब भी जब लगे जोरदार आघात। विपरीत परिस्थितियों से निकलकर ही देनी है परिस्थिति को मात, विपरीत परिस्थिति से निकलकर ही देनी है शत्रु को मात। झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना, झंझावातों से निकलकर करनी है सर्वश्रेष्ठ रचना। इसलिए करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, करना चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना। मैं सभी माननीय कुलपति और सभी माननीय संयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं मेरे साथी शिक्षकों के साथ थोड़ी देर संवाद कर सकूं, अपने मन की बात आपसे कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद प्रस्तुत करूं। आपके द्वारा निकले हुए सभी शब्द जहां एक तरफ हमारे हृदय को छू रहे थे, वहां दूसरी तरफ हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां भी हमें याद दिला रहे थे कि एक शिक्षक किस प्रकार से उसकी समाज में भूमिका हो सकती है, किस प्रकार वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। आपका बहुत बहुत आभार
और धन्यवाद। ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला था, बहुत ही मोटिवेटिव था और हमें ये सोचने पर विवश भी कर रहा था, क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो उसी पथ पर कर रहे हैं या हमें कुछ और करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम भविष्य में भी आपको इसी तरह बुलाते रहेंगे और आपका आशीर्वाद और आप हमारा मार्गदर्शन इसी तरह करते रहेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अंतिम पड़ाव की तरफ अभी पहुंच रहे हैं। अभी हम सब के समक्ष मैं जिनका परिचय आपके समक्ष रखना चाहूंगा, आप स्वयं एक प्राध्यापक रहे हैं और वर्तमान में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक पद को सुशोभित कर मानव मूल्यों को निरंतर आदर्श मानव मूल्यों को निरंतर प्रयासरत रहे। आप प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता सर, आप हिंदी के प्रोफेसर हैं और बहुत सारे अन्य भी विषय जिसमें जैसे आपको बताया हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म और लॉ, आप सब में इसमें पढ़ाई कर रखी है। आप हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन, आप टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हिमाचल के चेयरमैन भी रहे हैं। आप विभागाध्यक्ष और विभिन्न पदों पर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपको विश्व हिंदी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान और हिमोक अवसर तथा इसी तरह से राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से आपको जो है वो नवाजा गया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हम सभी प्रतिभागियों का और हम सभी का अपना आशीर्वाद दें। ओवर टू यू प्रोफेसर गुप्ता सर। गुप्ता सर आप म्यूट हैं। अब आवाज आ रही है सर? जी जी गुरुजी आ रही जी, जी प्लीज। धन्यवाद सत्येंद्र जी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी पंडित जी, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के सम्माननीय सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी जी, ब्रजेश पांडे जी निदेशक, और इस आभासी कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यक्रमों के संयोजक, आदरणीय विद्वज्जन और इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी जुड़े हैं उन सबको मेरा नमस्कार। वास्तव में ये समापन कार्यक्रम का समापन व्याख्यान या उद्बोधन देने का अवसर मुझे मिल रहा है और मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। सम्माननीय कुलपति जी ने दो बातें कही कि हमें मौलिक चिंतन और भारत केंद्रित चिंतन पर ध्यान देना चाहिए, और इसी प्रकार जोशी जी ने अध्यापक के लिए संप्रेषण शक्ति के विकास पर बहुत बल दिया। इन दोनों बातों को लेकर यदि मैं अपने प्रतिभागी मित्रों से बातचीत करूं तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा, क्योंकि जोशी जी ने कहा कि कम्युनिकेशन जब नहीं भी हो रहा था तब भी हो रहा होता है, क्योंकि मौन भी अभिव्यंजना है। अज्ञे जी ने कहा था, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। आज मैं आप सबसे उसी सच को बांटना चाहूंगा जो मैंने 6 दशकों में अध्यापक के नाते अर्जित किया है। बहुत से विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान अभी तक दिए हैं और मुझे लगता है कि प्रतिभागियों की ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई होगी, बल्कि और
प्रज्वलित हुई होगी, क्योंकि ये वो अग्नि है जो शांत नहीं होती, निरंतर बढ़ती है। वास्तव में जो बात मैम ने कही कि हमें भारत केंद्रित चिंतन करने की आवश्यकता है, जो चीन कर रहा है, अन्य राष्ट्र कर रहे हैं। क्यों? इस वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के युग में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? विश्व के सांस्कृतिक जीवन में कभी कोई ऐसा कालखंड नहीं था जब विश्व की संस्कृतियां एक दूसरे के सामने इस रूप में आमने सामने खड़ी थी जैसे आज हैं। आज हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे इस बुद्धि बक्से में, जिसे हम टीवी कहते हैं, और अब तो इंटरनेट पर भी विश्व संस्कृतियां निरंतर नृत्य करती हैं, और वो एक दूसरे के इतनी निकट हैं जितनी पहले कभी नहीं थी। और संस्कृतियों का स्वभाव नहीं है कि वो समानांतर रेखाओं में बहें, वो एक दूसरे को प्रभावित करती ही हैं। और इस वैश्वीकरण के युग में, वैश्वीकरण का अर्थ हो गया पश्चिमीकरण, अर्थात पश्चिम के जो मान मूल्य हैं, जो मर्यादाएं हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वो पूरे विश्व के बन जाएं, तो यही वैश्वीकरण है। और उदारीकरण, जिसे कहा गया आर्थिक उदारीकरण, वो बिना उदारता का उदारीकरण है, अर्थात उसमें उदारता कहीं भी नहीं है। केवल और केवल आर्थिक हित साधने के लिए पश्चिम ने एक मुखौटा पहना भूमंडलीकरण का, वैश्वीकरण का, और अन्य राष्ट्रों को उसे मानने जानने के लिए विवश किया, अपने पीछे चलने के लिए विवश किया। हम भी उसका हिस्सा हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैम ने कहा कि हमें भारतीय चिंतन की आवश्यकता है, भारत परक चिंतन की आवश्यकता है, ये महत्वपूर्ण है अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में एक अध्यापक के नाते जो हमारे प्रतिभागी हैं वो भी चिंता करें, ये हम कैसे कर पाएंगे। इसके लिए दो शब्द हैं। एक है कि हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है, ये हम तय कर लें अध्यापक के नाते, अर्थात हम कहाँ खड़े हैं, हमें उसकी पूरी तरह से पहचान होनी चाहिए। अर्थात हमारी जो जीवन दृष्टि है वो स्पष्ट होनी चाहिए। हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ये हमें तय करना पड़ेगा। और इसी में भारत परक चिंतन की आवश्यकता रहेगी। भारतीयता को, भारत को जानने के लिए, इसके सांस्कृतिक विरासत को जानने के लिए, आचार्य शुक्ल के शब्द में कहूं तो परिचय प्रेम की पहली सीढ़ी है। इसको जानने का प्रयास करें। परिचय से प्रेम हो ही जाएगा, प्रेम से प्रतिबद्धता, कमिटमेंट बढ़ेगी, और प्रतिबद्धता से प्रयास बढ़ेगा। ये संभव नहीं है कि परिचय के बिना प्रेम हो जाए और प्रेम के बिना प्रतिबद्धता पैदा हो जाए और प्रतिबद्धता के बिना आप प्रयास करने लगें। तो इसलिए जो स्टैंड पॉइंट है वो आपका भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होने, उनसे प्रेम करने, उनसे प्रतिबद्धता पैदा करने और फिर उन्हें अपने जीवन में उतारने और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने में लगना चाहिए एक अध्यापक के नाते। तो स्टैंड पॉइंट जब क्लियर हो जाता है तो फिर आपका व्यू पॉइंट या विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। विश्व को आप कैसे देखेंगे ये इससे तय होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। यदि आप किसी गुफा में बैठकर ये कहें कि सूर्य उदय नहीं होता तो ये सहज है, क्योंकि गुफा में बैठे व्यक्ति के लिए सूर्य है ही नहीं। इसी तरह से जो अध्यापक भारतीयता से परिचित ही नहीं है, भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय संस्कृति से उसका कभी परिचय ही नहीं हुआ, वो केवल भारत में पैदा हुआ है, भारतीय परिवेश में जी रहा है
लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय परंपराओं से उसका कभी सीधा संपर्क नहीं हुआ या उसने उसे जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया, तो उसका स्टैंड पॉइंट या तो कुछ भी नहीं होगा, यदि होगा तो वो ढुलमुल होगा। इसलिए एक अध्यापक के नाते आप अपना स्टैंड पॉइंट तय करें, और स्टैंड पॉइंट जब आप कहाँ खड़े हैं उससे निश्चित होगा कि आप क्या देख रहे हैं, और वो जो देख रहे हैं उसका मूल्यांकन भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका स्टैंड पॉइंट क्लियर होगा जीवन के अंदर। तो इसलिए पहली बात जो मैंने अपने जीवन में देखी, बहुत पहले अनुभव की, उसके हिसाब से अपना स्टैंड पॉइंट तय किया, और फिर जीवन में जो कुछ भी सामने आया उसे पढ़ा, समझा, उसका विवेचन विश्लेषण किया और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। दूसरी बात जो जोशी जी ने कही, कम्युनिकेशन की। एक अध्यापक के नाते कम्युनिकेट करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो बातें हैं अध्यापक के जीवन में। एक तो यह है ज्ञान अर्जन करना, और दूसरा है उसे लोगों तक पहुंचाना, अपने छात्रों तक पहुंचाना। वास्तव में कुछ अध्यापक होते हैं जिनका भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार होता है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर भी होते हैं, परंतु वो पढ़ते लिखते कम है, पढ़ना लिखना, नया पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। तो लफाजी में, केवल शब्द जाल में वो छात्रों को ज्यादा देर तक भरमा नहीं सकते। इसलिए शब्द जाल या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनका जो वैचारिक गठन है, जो वैचारिक संचय है, वो भी गहरा होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? सामान्यतः एमए पीएचडी करके या 5, 7, 10 पेपर्स लिखकर, 1-2 पुस्तकें लिखकर कट पेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है। वास्तव में निरंतर स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी की आदत अगर अध्यापक में है, तभी वो अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर सकता है। तो स्वाध्याय को हमारे यहाँ तप कहा गया है, तपस्या कहा गया है, और तप ही नहीं, सबसे बड़ा तप कहा गया है। एक आश्रम में विद्वानों की सभा थी, चौमासे में विद्वान साधु जो थे इधर उधर जा नहीं सकते थे, तो किसी गुरु के आश्रम में बैठ जाते थे। तो वहां पर बैठे वो ज्ञान चर्चा करते थे, हमारी तरह सेमिनार करते थे। तो वहां एक प्रश्न उठा कि सबसे बड़ा तप क्या है? सभी ने अपने अपने ढंग से अपने अनुभव के आधार पर उत्तर दिया। किसी ने कहा हिमालय पर गल जाना तप है, किसी ने कहा रेगिस्तान में जल जाना तप है, किसी ने कहा कांटों पर लेटकर कष्ट सहना तप है, किसी ने कहा एक टांग पर खड़े रहना तप है, किसी ने कहा कि जमीन के नीचे दब जाना और सांस रोक लेना तप है। वहां एक युवा सन्यासी बैठा था, नाम था नाकमौदगल्य। वो हंसा। इतने बड़े बड़े विद्वान उनसे पूछने लगे कि आप क्यों हंसे, आपका अनुभव क्या कहता है? उसने कहा कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तप तो स्वाध्याय है। तो हमारे यहाँ हर बात के लिए प्रमाण देना पड़ता था। उससे पूछा इसका प्रमाण क्या है, क्या तर्क है तुम्हारे पास ये कहने का? तो उसने कहा जितने तप आपने गिनाए वो सारे तप जब किए जाते हैं तो कष्ट साधक हैं, उनमें कष्ट होता है। हिमालय पे गलने में या जल में डुबकी लगाने से सब में कष्ट है, लेकिन स्वाध्याय वो तप है जिसे करते हुए निरंतर आनंद आता है। जितना अधिक आप जानकारी प्राप्त करते जाते हैं, जितना गहरा डूबते जाते हैं, उतना ही ज्यादा आपको आनंद आने लगता है। दूसरे उन्होंने कहा कि सारे तप एक सीमा पर आकर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या? तप किया, वरदान मिल गया, फिर क्या? कुछ नहीं करने को। लेकिन ये तप वो है जो मृत्यु पर्यंत चलता है।
आप मृत्युशैया पर पड़े हुए भी हो सकता है कि किसी विचार में लीन हो, अगर आप निरंतर स्वाध्याय करते आए हो सकता है पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही दुनिया से चले जाए। तो ये वो तप है जो आजीवन चलता है, जिसे प्राप्त करते हुए भी आनंद आता है, इसलिए ये तप सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने अध्यापक साथियों से कहना चाहता हूं कि जीवन में स्वाध्याय जो अध्यापक करता है वही सब सर्वाधिक आनंद प्राप्त करता है। तीसरी बात, आज का ये जो विश्व है हमारा, ये वास्तव में ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की ओर जा रहा है। भारत तो सदा से ही ज्ञान आधारित रहा है। हमारे वेद ज्ञान है, हमारे उपनिषद निकट बैठकर प्राप्त करने वाला ज्ञान है, हमारे पुराणों में अनुभवों का भंडार है। हमारे यहाँ तो धार्मिक पुस्तक नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिनको हम धर्म ग्रंथ कहते हैं तो सारे के सारे ज्ञान ग्रंथ हैं। हमारा समाज सदा से ही ज्ञान आधारित रहा है। जिसको एक अक्षर भी नहीं आता, जिसने एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो भी मौखिक परंपरा से किसी पंडित जी के पास बैठकर, किसी उपदेशक के पास बैठकर, किसी समाज सुधारक के पास बैठकर जो ज्ञान अर्जित करता है, वो निरंतर प्रक्रिया उसमें उसकी चलती रहती है। तो इसलिए हमारे यहाँ निरक्षर हो सकते हैं लेकिन अनपढ़ नहीं है। अक्षर ज्ञान ना होने का मतलब अनपढ़ होना नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो ज्ञान आधारित समाज सदा से रहा है। फिर भी आज का विश्व दो हिस्सों में जो बंट रहा है, एक है कंज्यूमर ऑफ नॉलेज, दूसरे हैं प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज। आज विश्व में वही राष्ट्र आगे जाएंगे, शक्ति संपन्न होंगे, जो ज्ञान का प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, और जो ज्ञान का कंजम्पशन करेंगे, केवल ज्ञान लेकर उधार लेंगे और रॉयल्टी देते रहेंगे, वो भूखों मर जाएंगे। आने वाले समय में विश्व की ये दो श्रेणियां ही बचेंगी। तो हम अध्यापकों का काम क्या है? हम अध्यापक भी ज्ञान के उत्पादक बने, विशेषकर हम जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम उच्च शिक्षा में हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम ज्ञान को उत्पादन भी करें और उसको संप्रेषण भी करें। तो अध्यापक के नाते मैं कंज्यूमर ऑफ नॉलेज हूं। जो कुछ आज तक मेरे डिसिप्लिन में लिखा गया है उसको अर्जित करना, पचा लेना और फिर अपने छात्रों तक पहुंचाना, ये मेरा दायित्व है। लेकिन इसमें मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कंज्यूमिंग द नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स एंड कम्युनिकेटिंग इट टू द सोसाइटी और टू माय स्टूडेंट्स। मैं रिसर्चर कब बनता हूं? मैं ज्ञान का उत्पादक कब बनता हूं? When I add to the existing quantum of knowledge maybe by 1 gram, जो ज्ञान का अथाह समुद्र या ज्ञान का भंडार जो मुझे प्राप्त हुआ है अपने डिसिप्लिन में, अगर उसमें 1 औंस भी, 1 ग्राम भी ज्ञान ऐड करता हूं तो मैं रिसर्चर कहलाऊंगा अध्यापक के साथ साथ। तो हम सब अध्यापक अपने विषय में कुछ ना कुछ तो नया जोड़ सकते हैं। 30 साल 40 35 साल हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए बहुत कुछ हम ज्ञान जो पहले से प्रोड्यूस्ड है उसको अर्जित करते हैं, लेकिन उसे देते समय क्या हम उसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं डाल सकते? जैसे कि शांतिश्री पंडित जी ने कहा कि हम ओरिजिनल सोचें। ओरिजिनल सोचने का अर्थ है ज्ञान के भंडार में कुछ नया जोड़ते जाएं। तो इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी रेलेवेंस विश्व में बनी रहे और हम विश्व गुरु बने, तो वो कैसे बनेंगे? वो इसी तरह बनेंगे जब हमारा हर अध्यापक जो जिस विषय को पढ़ा रहा है, जिस विषय में उसकी रुचि है, उसमें कुछ ऐसा जोड़ दे जो कि ओरिजिनल हो, अर्थात शोध करके कुछ ऐसा। आखिर समाज हमसे चाहता क्या है? कुछ भी तो नहीं चाहता। एक अध्यापक को वो अच्छा वेतन देता है, इतना सम्मान देता है,
संस्थाएं हमें बैठने के लिए अच्छा कमरा देती हैं, इतनी बड़ी पुस्तकालय हमारे डिस्पोजल पे रखती हैं, और हमसे क्या मांगते हैं कि आप जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं, जो आपने चुना हुआ विषय है वो पढ़ाइए, उसको पढ़िए, और फिर जो बोलते हैं वो इतना प्रामाणिक हो कि लोग उस पर उंगली ना उठा सकें। लेकिन कितने अध्यापक हैं जो ये कह सकते हैं कि मैंने अपने विषय का इतना गहन अध्ययन किया है कि मैं जो कहूँगा बिल्कुल प्रामाणिक होगा। उसको स्वयं अपने ऊपर संदेह रहता है, दूसरे तो उंगली बाद में उठाएंगे। इसलिए जो भी विषय चुने, कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें अगर गहरे डूब जाएंगे तो कुछ नया निकाल पाएंगे। इसलिए युवा अध्यापकों से मेरा आग्रह है कि अपना फील्ड चुन लें, अपना कोना चुन लें कि इस कोने में तो मुझे पारंगत होना ही है, बाकी सब भी अध्ययन करूंगा लेकिन ये तो मैं पूरी तरह करूंगा ही, तो फिर वो कुछ नया दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार इस विदाई समारोह में समापन वक्तव्य के नाते मैं जो बातें कह रहा था वो इतनी ही हैं, क्योंकि समय की सीमा मैं पहले ही लांघ गया हूं। मैं धन्यवाद करता हूं जेएनयू की फैकल्टी का, उन सभी विद्वानों का जिनको सुनने का मुझे आज मौका मिला, और विशेषकर वहाँ के भाषा संकाय का, जिन्होंने मुझे पहले भी अंधा युग पर और जीवन मूल्यों पर बोलने का अवसर दिया, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जब कभी ऐसा सुयोग होगा तो मैं आपके साथ जुड़ने में सौभाग्य समझूंगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में हम विद्वानों के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं, और भारत का सबसे गौरवशाली शोध संस्थान है, तो विद्वानों का वहाँ पर भी सादर स्वागत है। वो कभी भी वहाँ आए तो हमारा पुस्तकालय और हमारे अध्येता उनके साथ बातचीत करने में आनंदित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः विश्वविद्यालय जेएनयू का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गुरुजी। हृदय की गहराइयों से हम आपका आदर अभिनंदन करते हैं, और मुझे यकीन है कि इस सत्र के बाद जितने भी हमारे अतिथिगण थे और मैडम के सुनने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस सब में हम अपने आप को समृद्ध महसूस कर रहे हैं, और हमें ये भी सोचने पर अभी आगे क्या करना है, जैसा आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन में हम कहाँ खड़े हैं, ज्ञान का प्रोडक्शन किस प्रकार का होना चाहिए, उन सभी विषय में बहुत हमें महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि एक सच्चे रूप में शिक्षक समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। इससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद प्रस्तुत करूं, प्रतिभागियों के लिए कुछ सूचनाएं हैं। आपको रिलीविंग ऑर्डर वैलिडिक्टी सेशन के बीच में मिल गए होंगे। आपको सर्टिफिकेट अगले हफ्ते ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसके अगले हफ्ते हार्ड कॉपी भी आपके दिए गए एड्रेस पर दी गई होगी। हमें ये भी खेद है कि आप डेफिनेटली जेएनयू का जो ग्रीन ब्यूटीफुल कैंपस है और एचआरडीसी जेएनयू गेस्ट हाउस को भी मिस किया होगा, यहाँ का खाना, टी और कॉफी। हम कभी अलविदा नहीं कहते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम फिर से मिलेंगे, और मुझे आशा है कि अभी ऑफलाइन शुरू हो जाएगा। आप सभी का स्वागत है एचआरडीसी के कोर्सेज में, या आप कभी भी दिल्ली के आसपास भी आएँ तो जेएनयू अवश्य आएँ, हमारे विश्वविद्यालय में आप आएँ और यहाँ पर फैकल्टी के साथ अपना इंटरेक्शन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ नाउ इट इज माय सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू propose a word of gratitude to all of here, those who are connecting virtually from the different part of
the country. First of all, we express our sincere gratitude to our respective Honorable Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University for sparing her valuable time. Thank you so much, ma'am, for your support, encouragement, and the motivation to all of us. So we are also very, very thankful to our Honorable Dr. Sachidanand Joshi sir and Professor Chaman Lal Gupta sir for accepting our invitations and enlightening all of us with your knowledge and the wisdom. We are grateful to you, sir. And we highly believe that all our participants, including all of us, are highly benefited by your word of wisdom, sir. No refresher course can be take shape without the hard working of the coordinators. It was only due to their hard work from the last more than 1 and 2 months. So we highly appreciated to you all, our respected coordinator, for inviting the resource person from the diverse field and from those who are the authority in the different subject and expertise. We thank you very much, sir, for coordinating all these our 3 courses. We thankful to you, sir. We would also like to thank all our participants, because without your participation, this course not be possible. We highly thankful to you for your patience listening, active interaction, and your enthusiasm to attend these courses. I hope whatever you have learned here, you will definitely share with among your colleagues and your students. जैसा कि ब्रजेश सर ने कहा, जो अच्छा लगा होगा उसको साथ लेके जाएंगे, जो अच्छा नहीं लगा होगा यहीं पे छोड़ के जाएंगे. We would also like to thank all the HOD for nominating you all, because without their nomination, you may not be able to hear. We would also like to thank our Director HRDC for all his support, जिनके मार्गदर्शन में हम सब ये कार्यक्रम कर पाते हैं. I would also like to thank the backbone of this course is our technical team, especially Gaurav ji, Neha, Madam Arora, Om Prakash ji, because sometimes it is very difficult to handle 3 computers or the 4 computers within a one time. So thank you very much, all our HRDC technical team. I would also like to acknowledge here our Director CIS for uninterrupted internet facilities. मैं अभी सभी के साथ ये भी यहाँ भी साझा करना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी लेक्चर आज तक इंटरनेट की कमी से बंद नहीं हुआ है. And we have delivered all the lecture physically, delivered online, but we have not given any recorded lecture, although we have more than like thousands lecture last year and this year have recorded. So thank you all our JNU faculty, and we are also like to thank all those who I may not be announce the name. And at the last, I would say that I congratulate to all our participants for successfully complete these courses. Thank you very much. और इन्हीं शब्दों के साथ हम ये आशा करते हैं कि हम सभी जल्दी से पुनः मिलेंगे. नमस्कार, धन्यवाद. और with the permission of the Honorable Vice Chancellor, we are ending this meeting here. Over to you, technical team. Please end the meeting. धन्यवाद सर.